हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली एग्ज़ाम की डेट ऑफिशियली एनटी की वेबसाइट पे आ चुकी है। इट मीन्स अब हमारा एग्ज़ाम होना तय है। और अगर मैं बात करूं पेपर 2 कॉमर्स की, तो उसकी जो डेट है वो 17 अक्टूबर दी गई है। तो अगर हम आज का दिन भी ड्रॉप कर दें तो इट मीन्स वी हैव 26 डेज। तो इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश रहेगी आपको एक स्ट्रेटजी बताने की, एक रोड मैप बताने की कि आने वाले दिनों में हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सी, मैंने डेट सिर्फ यहाँ कॉमर्स की मेंशन की है, बट इसमें मैं पेपर 1 का भी जिक्र करूँगा। तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्या है इसके अंदर, अभी हम बात करेंगे उसको लेकर कि हम कैसे अपनी तैयारी करें, कैसे अपना जेआरएफ सिक्योर करें, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात करूं मैंने बोला साहब आज का दिन भी मैं छोड़ देता हूं, सो हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कल से। स्टिल वी हैव 26 डेज। तो 26 डेज के अंदर हमें क्या करना चाहिए, पहले उसकी बात करें तो मैंने कुछ डूज एंड डोंट्स आपके लिए तैयार किए। सिर्फ 2-3 पॉइंट हार्डली ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट हमेशा प्रॉब्लम में आ जाता है, खासकर इस टाइम पीरियड में जब एग्जाम हमारे सिर पे होते हैं। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, सिलेक्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आप पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हमेशा स्मार्ट वे से आप सबसे पहले ये देखें कि कौन से टॉपिक आपके लिए स्कोरिंग है। अब स्कोरिंग कैसे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो पेपर 2 कॉमर्स वालों का वो काम मैंने आसान कर दिया कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं उसको हमने एनालाइज किया और कुछ रिजल्ट निकाला कि ये टॉपिक अगर हम कर लेते हैं तो हमारे जो चांसेस हैं जेआरएफ क्रैक करने के, नेट पास करने के, वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं एनालाइज, खास करके पेपर 1 का। तो मैं कोशिश करूंगा आपको चीजें बताने की। तो सबसे पहली बात क्या करें, हम सिलेक्ट करें स्कोरिंग। अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 के अंदर कुछ चुनिंदा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, जहां पर मोस्टली पेपर आपका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन आपका वहां कवर होता है। तो उसके अंदर देखेंगे मैंने कुछ सब्जेक्ट का नाम लिया, वेदर इट्स टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट नंबर 1 है हमारा। देन यूनिट नंबर 2 रिसर्च की बात करें, हम यूनिट नंबर 4 की बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन की। देन डीआई फिक्स ऐसा 5 क्वेश्चन विल बी देयर, ठीक है। बेसिकली कॉमन सेंस सही होता है उसको सॉल्व करने के लिए। आईसीटी अगेन जो लेटेस्ट चल रहा है हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के नाम पर, उसको पकड़ना है, या एजुकेशन के नाम पर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। तो अगर मैं 10 सब्जेक्ट्स की बात ना करके सिर्फ 6 पे फोकस करूं तो ये वो है जिनका वेटेज मैक्सिमम होता है, जिनका आपके पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं, वो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम करेंगे उनको भी, बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो पहले इन सब्जेक्ट्स में अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात जैसे मैंने कहा, आप पहले ये देख लो कि आपके स्कोरिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस कौन सा है। दूसरी बात, आप उनको थॉरली रीड करना है। आप ये मत भूलें कि आप यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठ रहे हैं जिसके अंदर पूरे देश से 10 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। ये कोई यूजी या पीजी, बीकॉम, बीए, एमकॉम की पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप कि आपने सब 1 घंटे का रिवीजन वीडियो देख लिया और सोचे मेरा काम हो जाएगा। नहीं होगा, आपको कंसेप्चुअली सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। मैं ये नहीं कह रहा कि समरी ना देखें, समरी ना पढ़े, बिल्कुल करें आप, पर बेटर होगा कि आप अपने सेल्फ लेवल पे करें। ठीक है, सपोज मान लीजिए एक टॉपिक है, मैंने उस रिसर्च एप्टीट्यूड की एक समरी बना के दी, अभी यूट्यूब पे डाल रखी है, 2 पार्ट में मैंने बनाया उसको 50-50 मिनट्स में। तो मेरा कोशिश क्या रही कि 2 घंटे में मैं रिसर्च को पूरा कर दूं। बट अगर जेन्युइनली बात करूं, मैंने जो रिसर्च टीच किया है अपनी एप्लीकेशन में, हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर मान लेते हैं 15 वीडियो हैं। तो आप इमेजिन करो कि जो काम मेरा 8 से 10 घंटे का होना चाहिए था, अगर मैं उसको स्क्वीज करके 2 घंटे में करवा दूंगा, 1 घंटे में बल्कि करवा दूंगा, तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो प्लीज़ समरी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहें कि सब रिवीजन वीडियो ही सब काम करते हैं, ऐसा नहीं है। नेट का पेपर है, एमसीक्यूज आते हैं, कंसेप्चुअल चीज़ों को पकड़ता है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो कोई गैस मत करें, आप चाहे कम सब्जेक्ट कर लें 1-2, वो चल सकता है, बट करें तो थॉरली करें। ठीक है, ये एक मेरी एडवाइस है आप सबसे
कि चीज़ों को ऊपर से ना देखें, उसकी डिटेल में जाएं, उसकी डेप्थ में जाएं। उसके बाद सबसे बढ़िया तरीका, अब आप कहोगे रिवीजन वीडियो मना कर रहे तो फिर क्या करें? रिवीजन करने के नाम पर आप करो एमसीक्यूज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर खास करके जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हमें जरूर पकड़ना है। अभी भी हमारे पास 26 डेज हैं। अगर आप एमसीक्यूज के बेस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छा एक पैटर्न का पता लग जाएगा कि एनटीए का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा है, किस टॉपिक में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो चीज़ें पकड़ने के लिए बेस्ट वे है कि आप प्रैक्टिस करें, और सिर्फ प्रैक्टिस के दम पर भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद एक अपनी टू डू लिस्ट बनाए कि मुझे डेली बेसिस पे करना क्या है। डेली बेसिस पे करना क्या है उसको डेली अपडेट करें। सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मैंने बोला साहब 26 डेज आर देयर, आप इसके 3 पार्ट कर लें। जो मतलब ये मेरे को लग रहा है ऐसा करे तो अच्छा रहेगा। सपोज मैंने इसको बांट लिया कुछ इस हिस्सों में, 12 + 8 + 6। पीछे इसके मेरी इंटेंशन क्या है? जैसे मैंने कहा आपको कि पेपर 1 के अभी मैंने आपको लिस्ट दी 6 सब्जेक्ट की, वैसे ही मैं आपको पेपर 2 कॉमर्स की भी लिस्ट दूंगा 6 सब्जेक्ट की। सपोज आपने अपने अकॉर्डिंग 60% ऑफ द सिलेबस वो निकाल लिया जो स्कोरिंग है, तो ये कितने सब्जेक्ट हो गए साहब? 12। इन 12 सब्जेक्ट्स को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टुमारो मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट इन द कमिंग 12 डेज। इन द कमिंग 12 डेज हमें इन 12 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। सुबह से शाम अगर आप 8 से 10 घंटे भी पढ़ते हैं ना, दैट विल बी सफिशिएंट। तो हम 12 सब्जेक्ट्स का टारगेट लेके चलेंगे उन 12 दिनों के अंदर। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि साहब 60% सिलेबस कर लो, 40 ड्रॉप कर दो। ड्रॉप तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जाम हो रहा है। तो रिमेनिंग 40% का मतलब क्या हुआ? आपके सब्जेक्ट्स हैं 8, वो हम इन 8 डेज में करेंगे। ड्रॉप उनको भी नहीं करने जा रहे हम उनको इन 8 दिनों में, यानी प्रायोरिटी बेसिस पे पहले 12 सब्जेक्ट आप करेंगे, 12 सब्जेक्ट्स करेंगे डेली पर डे। 1 टॉपिक विल बी कवर्ड, 1 यूनिट विल बी कवर्ड। रिमेनिंग 8 डेज के अंदर आप क्या करें? उन 8 सब्जेक्ट्स को। तो कुल मिलाकर इन 20 दिनों के अंदर, 20 डेज के अंदर आपके 20 यूनिट्स कवर हो जाएंगे अगर आप जेन्युइनली सिंसियरली पढ़ेंगे तो। अब ये 6 क्या है? ये 6 मैंने रखा है रिवीजन के नाम पे। ये 6 किस लिए रखा हमने? रिवीजन के नाम पे। और रिवीजन किसका? सिर्फ उन्हीं 12 सब्जेक्ट्स का। पहले हम 1 यूनिट पर डे खत्म कर रहे थे, अब हम 2 यूनिट्स पर डे खत्म करेंगे। तो 2 यूनिट्स पर डे भी आप लगाएंगे तो 6 डेज के अंदर आपके ये 12 के 12 यूनिट्स कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात आ गई थॉरली इसको पढ़ने की। साथ में आप क्या करें? आप करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा सा तरीका है, काम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 100% को टच करके जाएं। तो अगर आपने मोर देन हाफ यानी कि 60-70% सिलेबस को भी बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ लिया, इट वुड बी ग्रेट हेल्पफुल फॉर यू। और ऐसा नहीं है रिमेनिंग 4 हमें नहीं आते, हमने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में वो चीज़ें पढ़ी होती हैं। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट्स की नेचर भी ऐसी है कि आप उसको चाहकर भी क्रैम नहीं कर सकते, उनका एरिया बड़ा ही वाइड होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सिर्फ पेपर 2 कॉमर्स की, तो पेपर 2 कॉमर्स के लिए मैंने एक काम और आपके लिए किया। वो क्या कि जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है उसको मैंने एनालाइज किया कि किस तरह के क्वेश्चंस किस तरह के टॉपिक में से आ रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। और उसके बेस पे आप उन टॉपिक की जो डेप्थ है वो समझ सकते हो। तो ये टोटल 10 सब्जेक्ट्स हो गए साहब आपके पेपर 2 कॉमर्स के। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट की, स्कोरिंग की, और एक और बात मेरे साथ में रही ध्यान में कि वो टॉपिक मैंने पहले यूनिट उठाने हैं जो कंपैरेटिवली बड़े छोटा सिलेबस कैरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपसे, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिट नंबर 5 बहुत ही छोटा सा सिलेबस है इसका। उसके अलावा बैंकिंग ईजिली यू कैन क्रैक, इनकम टैक्स सबने पढ़ा होता है, ग्रेजुएशन में बीकॉम फाइनल में पढ़ा होता है। उसके बाद अकाउंट्स हम सबका एमकॉम कर चुके हैं आप, तो इतना बेसिक हमें पता होता है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कंपनी अकाउंट्स है, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग है, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जल्दी कवर हो जाएगा। इसी तरह से इंटरनेशनल बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कैरी करता है ये। उसके साथ साथ आप इसको देख सकते हो फाइनेंस के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बीकॉम में बहुत बार पढ़ी होती हैं, तो वो भी हम जल्दी कर सकते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आप जल्दी पकड़ बना सकते हो अपनी। अब इसके अंदर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है हम उसकी बात करते हैं वन बाय वन।
सबसे फर्स्ट यूनिट जो हमारा आता है दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मैंने कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका जो एक कॉपी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। क्या कर रखा है हमने, इस कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है मैंने सिर्फ इस बेस पे कि उनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। देखिए आप, सबसे पहले इसमें आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। आप सब जानते हो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं कवर होते। क्या बात करेगा ये, एलिमेंट्स क्या है, आप सबको पता है कितने तरह का एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे सीधा सीधा इकोनॉमिक सिस्टम की, जिसके अंदर क्वेश्चन आएगा मॉनेटरी पॉलिसीज़ की बात हो सकती है, फिजिकल पॉलिसी की बात होती है। 2 एक्ट आपको दिए गए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेटेस्ट आया 2019, जरूर पढ़ के जाएं आप, और फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। यानी जो हाईलाइट है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है बाकी बिल्कुल छोड़ सकते हैं हम, पर क्या है ज़्यादा फोकस आपको इस पर करना है। उसके साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद जो हमारा इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड किया गया इंटरनेशनल बिजनेस, उसकी मैं बात करूं, आप देखें सबसे पहला बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है मोड्स ऑफ एंट्री। इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के लिए क्या क्या मोड्स हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका आएगा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो टॉपिक वाइज आप चूज करें। टैरिफ के ऊपर क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, ठीक है। उसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ एफटीआई, कितने तरह का हमारे इंडिया में इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका निकल सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत सिंपल छोटा सा टॉपिक है ये। और फाइनली इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है डेफिनेटली आपको क्वेश्चन 1 या 2 मिलेंगे। कुछ तो आपकी रीजनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो एसीन है, साक है, नाफ्टा है, या जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, बहुत ही कॉमन। इनमें आपको क्या करना है, आपको डेट्स क्रैम करनी है, इनकी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस कब कब हुई, सिर्फ वो देखना है, उसकी फाउंडेशन कब हुई, इसके पीछे कौन सी बॉडी है, ठीक है। तो ये मैंने जो बोल्ड किया है वो सिर्फ ये टॉपिक्स थे। तो ये इस बेसिस पे है कि मेरा गैस नहीं है ये कि मैं कौन सा मैंने सोचा, ऐसा नहीं है। जो एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछता है आपसे उसका ये एनालिसिस है। उसके बाद हम बात करें पेपर 2 कॉमर्स की, इसका नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। अकाउंट्स पहले से ही पढ़ रहे थे, ऑडिटिंग नया आ गया 2019 में। तो अकाउंट्स के अंदर बहुत कॉमन क्वेश्चन क्या आता है साहब, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा पार्टनरशिप को मैंने एज इट इज बोल्ड कर दिया, रीजन भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, चाहे वो रेशियो कैलकुलेशन की बात करें, चाहे वो गुडविल की बात करें। कंपनी के अंदर जो मोस्ट कॉमन आ रहा है वो आ रहा है इशू, फॉरफीचर एंड री इशू में से। बहुत सिंपल, थोड़ा बहुत प्रेफरेंस और डिबेंचर की नॉलेज आपको पता है, थियोरेटिकली चलेगा, ठीक है। और इसमें अगेन मैंने कहा आपने 11th-12th में पढ़ा, आपने बीकॉम में पढ़ा, आपने एमकॉम में पढ़ा, तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं हमारे लिए ये। और अगर मैं कॉस्ट काउंटिंग की बात करूं, डेफिनेटली न्यूमेरिकल मिल रहा है आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में, या कभी ना कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बात करेगा, बजट्स की बात कर सकता है। और रिसेंटली ऐड हुए हमारे पास कुछ नए तरह की कॉस्टिंग प्रोसेस, जिसमें ABC है, लाइफ साइकिल है, टारगेट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। इनका बेसिक्स आप पकड़ लेंगे तो चलता है। उसके बाद इसमें बहुत कॉमन रेशो मैचिंग के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। रेशो के अंदर आपको मिलता है कैश फ्लो के बारे में, कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, किस एक्टिविटी में क्या आता है। तो ये वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर पिछले कुछ सालों से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ओके, वन मोर टॉपिक इसमें HR है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, और एक क्वेश्चन आपका निकल के आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से। तो अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो मोटा मोटा 7-8 क्वेश्चन आते हैं, और ये मानकर चलें 7-8 में से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आपने पहले पढ़े होंगे, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ की बात नहीं होती। अब इसमें जो न्यूली ऐड है ऑडिटिंग के अंदर मैं सिर्फ ये कहूँगा, क्योंकि 2019 के अंदर ही ऐड हुआ है और 2 अटेम्प्ट जो एग्ज़ाम के हुए हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं की है ऑडिटिंग के बारे में, हार्डली एक आधा क्वेश्चन आया। तो आप जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, कितने तरह की ऑडिट हमारे यहाँ चल रही है, नए नए जो टाइप्स हैं, इन्वायरमेंटल का है, सिस्टम ऑडिट है, सेफ्टी है, एनर्जी है, हार्डली एक आधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये बात हुई आपकी ऑडिटिंग की। अब आता है थर्ड यूनिट हमारा इकोनॉमिक्स है, सबसे छोटा सिलेबस इसी का है, और इसमें बड़ा फिक्स पैटर्न है। आप देखो, डिमांड हर बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन निकल के आता है लॉ ऑफ डिमांड में से। इसी तरह से कंज्यूमर बिहेवियर है, क्योंकि आप देखोगे मैंने सारा ही बोल्ड कर रखा है, क्योंकि बहुत ही छोटा सिलेबस है, इसमें हम बहुत रिस्क नहीं ले सकते। या मैंने बात की मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट की,
आप सबको पता है कि हर मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, चाहे परफेक्ट है चाहे मोनोपोली है। तो इसमें मैं ज़्यादा गेस वाली बात नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ही छोटा सा सिलेबस है और हार्डली 5 क्वेश्चंस विल बी देयर, तो वो इनमें से निकल आते हैं। अब आते हैं बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर मैंने उन टॉपिक्स को चूज़ किया जो हमें आते भी होंगे और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने ये टॉपिक सारे यूजी में पढ़े होंगे, चाहे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल बस्टिंग है, हमेशा एक मेथड की बात करता ही करता है। उसके बाद ये बात करता है वर्किंग कैपिटल के ऊपर, डिविडेंड के मॉडल्स के ऊपर, ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम अगेन इंपॉर्टेंट वन, इंटरनेशनल बिजनेस में भी कवर हो जाता है, यहाँ भी काम आ जाएगा आपके। उसके अलावा जो हमारे यहाँ यूरो करेंसी है, जीडीआर, एडीआर्स, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो सकता है। तो ये बात होगी आपकी किसकी, बिजनेस फाइनेंस की, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 5 की, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल क्लियर कट, बहुत छोटा सिलेबस है। हमेशा फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन आपका आता है। मैंने इंटेंशनली डिस्पर्जन टॉपिक को चूज किया, रीजन बीइंग इसमें आपका मीन, मीडियन, मोड भी कवर होगा और थोड़े एडवांस फंक्शन भी कवर होंगे। उनकी प्रॉपर्टीज की बात हमेशा की जाती है, आप देख सकते हैं पेपर्स के अंदर जाके। कोरिलेशन, रिग्रेशन, डेफिनेटली 1 और 2 क्वेश्चन विल बी देयर, क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा आपको उसमें मतलब क्रैमिंग वाली बात नहीं है, बेसिक कंसेप्ट पकड़ता है वो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो यूजुअली क्वेश्चन निकल के आता है डिस्ट्रीब्यूशन में से, चाहे वो बायनॉर्मल है, पॉइजन है या नॉर्मल है, या छोटा सा न्यूमेरिकल एक आ जाता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है साहब। फिर इसके अंदर ये जो पोर्शन है आपका रिसर्च वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पेपर 1 भी कवर करेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर क्या करना है, सैम्पलिंग के मेथड्स क्या हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन निकल के आता है इसके अंदर। उसके अलावा हाइपोथेसिस के नाम पर टेस्टिंग के जितने भी टेस्ट हैं हमारे यहाँ, जो नए टेस्ट ऐड हुए हैं ना नॉन पैरामीट्रिक के अंदर, उनको जरूर पढ़ लेना, चाहे वो मैन विटनी टेस्ट है, एच टेस्ट है, क्रूस्कल है, इनको जरूर आप देख सकते हो। तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 5। अब हम बात करते हैं जो हमारा सबसे लेंथी पोर्शन है, दैट इज यूनिट नंबर 6, मैनेजमेंट एंड एचआरएम। इसमें 3 पोर्शन है, आप तीनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो, मैनेजमेंट, एचआरएम एंड ओबी। ओबी इज लिटिल बिट न्यू फॉर ऑल, ठीक है। मैनेजमेंट पहले भी था, एचआरएम मर्ज कर दिया, तो आप 3 तरीके से पढ़ेंगे। मैनेजमेंट की बात करूं तो यूजुअली एक क्वेश्चन निकल के आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। देन मोटिवेशन, लीडरशिप, एक क्वेश्चन आपका बड़े आराम से इन दोनों में से एक बनेगा, यानी ये तो हो गया मैनेजमेंट वाला पोर्शन। एचआरएम की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, अप्रेजल एंड जॉब वैल्यूएशन, सफिशिएंट है इतना आपके लिए जानना। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबी की, तो ओबी के अंदर जो कुछ टॉपिक्स नए ऐड किए हैं हमारे यहाँ, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को अच्छे से देख सकते हो। तो ये हुआ आपका यूनिट नंबर 6। नाउ कम टू यूनिट नंबर 7। अगेन 7 बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशन बहुत छोटा सा है, और इसमें जो पिछले सालों के पेपर को मैं देख रहा हूं तो यूजली क्या हो रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो गवर्नमेंट की रिसेंट स्कीम्स हैं, जितना जितना आईटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है ना, खासकर डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है बैंकिंग सिस्टम का, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ बैंक के बैंकिंग की फंक्शनिंग पे आता है, ठीक है। और इसमें क्या निकल के आता है, एक आपको आरबीआई तैयार करना है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो मैंने भी बताया रिसेंट रिफॉर्म्स क्या हैं, कितनी कमेटीज आज तक बनी है, उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन निकलता है। उसके अलावा हमारे जो मार्केट्स हैं, चाहे वो मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, एक क्वेश्चन आपका वहाँ से निकलेगा। देन जो हमारे एनबीएफसी हैं, खास करके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और जो हमारे यहाँ रेगुलेटर्स हैं फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, उनकी वर्किंग की बात करेगा। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जितना डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, जो आज की समय की डिमांड है, मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, इसके ऊपर बहुत कॉमन एक क्वेश्चन निकलता है। तो ये बड़ा छोटा सा सिलेबस है बैंकिंग का, इसको आप प्लीज़ कंप्लीट कर लें। तो उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर, अच्छा ये एक नया पार्ट बैंकिंग में जो रिसेंटली ऐड हुआ था, इंश्योरेंस को बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं देखा गया 2019 में इंश्योरेंस के ऊपर, तो कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी मुझे नहीं लग रही इसकी पीडी है। नाउ कम टू द मार्केटिंग। इसको एक्सप्लेन करना सबसे मुश्किल है क्योंकि बहुत वाइड है, कहने को 4 पीस पढ़ने हैं आपको, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। अब इसकी डेप्थ हम नहीं पकड़ सकते, तो बेस्ट वे क्या होता है कि जो थियोरेटिकली आप कर सकते हो। सपोज मैंने कहा मार्केटिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, या लास्ट ईयर की तरह बड़ा सरप्राइजिंग क्या पैरा आ गया साहब, एक पैसेज की तरह आ गया। तो मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है आपको, जितना आपने बीकॉम एमकॉम में पढ़ा हुआ है, क्या 4 पीस, उन 4 पीस को ध्यान से देख लेना चलेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाइड है, इसको हम ऐसे 100% कवर नहीं कर सकते, बेसिक्स भी कवर कर लेंगे तो चलेगा। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं हाईलाइट कर रहा यहाँ पर।
हाँ, ये नया है हमारे लिए लीगल एस्पेक्ट्स। और अगर लीगल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस की बात करूं, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए थे 2019 के दोनों टाइम के, उसके ऊपर हमने जस्ट एक लास्ट में वीडियो डाला था MCQ सीरीज 42। उसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जो टीचर हैं रजत सिंगला सर, उन्होंने करवाए हैं। आप उनको देखें क्या पूछ रहे हैं आपसे। बहुत ही कंसेप्चुअल, कोई सेक्शन नहीं पूछा आपसे लीगल एस्पेक्ट में, बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे। चाहे वो GST की बात करें, टोटल 10 एक्ट्स आर देयर, 10 एक्ट हैं। 10 में से मैं कहता हूं अगर आप उनको एक बार 5-6 एक्ट भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, वो 5-6 में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो नेगोशिएबल आपने पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपने पढ़ा हुआ है। नया क्या है, नया जैसे क्वेश्चन RT में आया था, IPR में से क्वेश्चन आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। तो 10 एक्ट्स हैं वैसे तो मेरा जो बताने का मोटिव है, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन आ रही है वो एज सच सेक्शन नहीं पूछ रहा, कहीं आप क्रैमिंग करने बैठ जाओ, ठीक है। बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पकड़ना है और उसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, आप उनको देख सकते हो। उसके बाद रही बात इनकम टैक्स की, जो हमारा लास्ट यूनिट आता है इनकम टैक्स के अंदर, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं डिडक्शंस के ऊपर, चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, या बिजनेस एंड प्रोफेशन है। और एक आपका टॉपिक कवर आ रहा है TDS। ये 2 टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना है। डिडक्शंस वाला टॉपिक आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं। उसके अलावा टैक्स प्लानिंग के नाम पर जो उम्मीद करता है हमें आइडिया होना चाहिए कि इनका डिफरेंस क्या होता है या प्लानिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, तो ये चीज़ें कुछ हैं जो हम कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। टाइम थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा स्क्वीज़ करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं आप अपने पार्ट पे भी कर सकते हो। हालांकि पेपर 2 के अंदर मैंने थॉरली एनालाइज कर लिया, उसके बाद जो मैंने देखा नेचर ऑफ क्वेश्चंस आ रही हैं वो मैंने इसमें टिक कर दिए, इंपॉर्टेंट बोल्ड कर दिए हैं। आप अपने पार्ट पे भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लेकर तैयारी करें। सबसे ज़रूरी है आपका सेल्फ मोटिवेशन। कोई अलग से मैं आपको टाइम टेबल बना के नहीं दूंगा कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। इट्स टोटली अप टू यू, सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है। बट कोशिश करें कम से कम 10 घंटे आप डिवोट करें। 26 डेज के अंदर टोटल मिलाकर हमारे 250+ आवर्स हो जाते हैं। तो 250 घंटे का सिलेबस नेट के लिए बहुत है पढ़ना, ठीक है। और उसके अलावा अगेन हमेशा मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें। आप ये मान के चलें चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ये बेसिकली लाइफ में चलती रहेंगी, है ना। दे आर द साइंस ऑफ लाइफ, तो उससे हम भाग नहीं सकते। ये एक सिंपल सा पेपर है, आपको तैयारी करनी है, उसके आगे भी आपको तैयारी करनी है। ये फाइट यहाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। नेट करना है, फिर PhD करना है, फिर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो थोड़े थोड़े चैलेंज लाइफ में होंगे, तभी हम काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। एंड एज वी ऑल नो मोटिवेशन इज़ एन इनर अर्ज। ये आपके अंदर से आना चाहिए, बाहर के कहने से, किसी के पुश करने से नहीं आना। आपके सेल्फ अगर आप खुद अपने आप को प्रिपेयर करें, आपको लगता है कि साहब मैं इतनी मेहनत करके नेट क्रैक कर सकता हूं, तो प्लीज़ आप अपनी मेहनत करें, अपना बेस्ट डालें, रिजल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा। तो इसकी तैयारी करें और आने वाले टाइम में हम आपको कुछ और क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, तो आने वाले टाइम में हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सारे MCQs मिलेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो मिलते हैं कमिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।